दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। आज हम इस लेक्चर में अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं आपको 100% पूरा NCERT कवर करके ले चलूँगा। इसके अंदर किस प्रकार के अम्ल हैं, किस प्रकार के क्षार हैं, कौन से अम्ल के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, जैसे कि दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, नींबू संतरे में हो गया, या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी के बारे में बात करेंगे। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र हो, चाहे आपके बेकिंग सोडे का हो, किसी का भी सूत्र हो, विरंजक चूर्ण हो, चाहे जिप्सम हो, प्लास्टर हो, पेरिस, सब कुछ यहाँ पर हम कवर करके चलने वाले। ठीक है, तो इसी के साथ सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बेसिक चीज़ शुरू करते हैं कि अम्ल और क्षार होता क्या है। देखिए, अम्ल बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहेंगे, और जो कड़वे होते हैं स्वाद में उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, क्षार कहेंगे। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी। दूसरा पॉइंट ये है कि अम्ल को अगर आप जल में मिला देते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। अगर आप इसे जल में मिला देंगे तो H+, जैसे ही ये जल में मिले हाइड्रोजन H+ आयन इनके अलग हो जाएंगे। देखिए H के ऊपर प्लस है इसलिए आयन आ रहा है यहाँ पर, क्लियर है, तो यानी हाइड्रोजन का आयन ये हो गया। इसी प्रकार अगर आप क्षार को मिलाते हैं तो ये OH- आयन देते हैं, क्लियर है। OH- आयन कौन देता है, क्षार देता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि लिटमस पत्र कुछ नहीं है, एक पेपर होता है, नीले कलर का हो सकता है, लाल कलर का हो सकता है, तो इससे ज़्यादा अदरवाइज ऐसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एक पेपर है, अगर वो पेपर आप अगर अम्ल में डालते हैं, अगर वो नीला है तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर क्षार है कोई विलयन, उसमें अगर आप लाल लिटमस पत्र डाल रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, नीला। क्लियर है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका एक ट्रिक भी है, सब टीचर बताते हैं और हमारे भी गुरुजनों ने हमें बताया था, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक है, देखिए अनिल आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे क्या हो जाएगा, अम्ल। अम्ल जो है नीले को क्या कर देता है, लाल। इतना ध्यान रखना अनिल नाम से। इसका ध्यान रखेंगे हम शालिनी। शालिनी से क्या हो जाए, देखिए शाह से क्षार, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इससे आप ज़्यादा दिनों तक इसे याद रख पाएंगे। अब चलते हैं चौथे पॉइंट में। देखिए, एक pH स्केल होती है, मैं जस्ट अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ pH स्केल के बारे में। इतना ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर एक स्केल होती है, इसमें 0 से 14 तक इसकी संख्या होती है और इसका आधा 7 होता है। अगर 7 से कम है तो उसे हम अम्ल कहते हैं, 7 से ज़्यादा है उसे हम क्षार कहते हैं, और 7 पर अगर कोई इसका pH का मान 7 है तो उसे हम उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो इसका मतलब 0 से 7 के मध्य अगर pH का मान हो तो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर pH का मान कितना होगा, 0 से 7 के मध्य अम्ल का। क्षार का देखिए 7 से 14 के मध्य है तो क्षार कहलाता है। तो pH का मान अगर 7 से 14 के मध्य है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अब इसके अंदर हम कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या क्या है सर इसके अंदर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले हम इसमें उदाहरण समझते हैं। ठीक है, तो आप इतना जरूर ध्यान रखें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब आगे समझते हैं इसमें उदाहरण क्या क्या होंगे सर। देखिए, अम्ल है, मैं लिख देता हूं अम्ल, क्षार। आपको ये उदाहरण हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से सर अम्ल हैं। एक HCl अम्ल होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl जिसको जठा रस भी कहते हैं हम। एक होता है H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा अगर आप पहली बार ये सुन रहे तो, ठीक है। जठा रस, हाइड्रोक्लोरिक, और ये हो जाएगा H2SO4 यानी हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से HNO3 होता है, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो बारूद बनाने के काम भी आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये सूत्र याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसिटिक अम्ल है, या ऐसे हम कह सकते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये हमारे हो गए इसमें चारों नाम। पहला नाम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल, और चौथा हमारा क्या हो गया इसमें, एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्षार होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो पहला हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH यानी हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हो जाएगा हमारा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा इसी प्रकार से MgOH का होल ट्वाइस। ये चारों हैं दोस्तों, ये क्षार के उदाहरण हैं। और MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो कभी कभार आ जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये, इनको आप जरूर याद रखें। जैसे कोई फैमिली में मेंबर है 4-5 जने तो आप याद रखते हैं उनके नाम, इसी प्रकार इनके भी आप नाम याद रखें कि सर यहाँ पर HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH ये अम्ल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्षार की अगर हम बात करें तो क्या होगा, KOH सर, NaOH, इसके बाद क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए इसमें बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि pH क्या होता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं कि हमारे शरीर का pH कितना होता है, रक्त का pH कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम pH देखते हैं। देखो pH का मतलब होता है, P का मतलब पावर ऑफ H यानी हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए pH स्केल मैंने आपको पहले ही बताया था, बीच में 7 होता है, 0 से लेकर 14 तक चलती है। 0 से 7 के मध्य है तो उसे हम अम्ल कहते हैं, और 7 से 14 के मध्य है तो उसे हम क्षार कहते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई एक अम्ल लेता हूं, हमें पता है गिनती सर यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस प्रकार से। अगर मैं इधर जाता हूं 7 से, देखिए मैं अगर बाईं तरफ जाता हूं, ये है बायां और ये है दायां, यानी कि मैं 7 से अगर बाईं तरफ जाऊंगा तो अम्ल का मान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 विलियन है, मैं चाहता हूं कौन सा ज्यादा खट्टा है, कौन सा ज्यादा अम्लीय है। एक का मान मान लीजिए आपकी यहां पर 5 आ गया और दूसरे का मान मान लीजिए कि यहां पर 2 आ गया, तो देखिए इधर जाने पर अम्लता का मान बढ़ता है। तो इधर देखिए सबसे ज्यादा दूर कौन है, 2, तो ये सबसे ज्यादा अम्ल है। अगर मैं यहां पर 1 दे देता कि 1 है तो 1 सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो यानी pH आपको जितनी गणित की संख्या है, जितनी आपको 7 से इधर कम दिखेगी उतना ही उसका अम्ल का मान ज्यादा होगा। और क्षार का अगर बात करें तो अगर दाईं ओर अगर हम जाते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती। जैसे मान लो मैंने कोई 2 विलियन लिया है, एक विलियन मान लीजिए उसका वैल्यू है 9 pH और एक है उसकी मान लीजिए 13 है या 14 है, तो इसका सबसे ज्यादा क्षार कौन होगा। देखिए दाईं तरफ जाने पर, जितना हम दाईं तरफ जाते हैं क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इसका मतलब 13 यानी कि 13 नंबर का ये सबसे ज्यादा क्षार होगा। अब डायरेक्ट यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, और यहां इधर ध्यान रखिए आप 7 पर होता है उदासीन, ना तो क्षार होता है ना ही अम्ल होता है। 7 यानी डायरेक्ट उदासीन, ना अम्ल ना क्षार। क्लियर है। अब देखिए आपके प्रश्न क्या क्या आते हैं। यहां से डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछा जाता है कि किसका pH कितना होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें अगर हम बात करें जठररस, देखिए जठररस हमारे पेट में पाया जाता है, उसका जो pH मान होता है वो 1.2 होता है। नींबू के रस की बात करें, नींबू का रस, इसका pH होता है 2.2। अगर अशुद्ध जल की बात करें, अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल 100% शुद्ध है, कोई उसके अंदर जो है अशुद्धियां नहीं मिली हुई, तो इसका मतलब अगर अम्लीय वर्षा नहीं है और शुद्ध अगर बारिश हो रही है तो उसका pH भी 7 होता है। तो अशुद्ध जल क्या होता है, 7 यानी उदासीन। तो कभी कभार ये प्रश्न भी आता है अशुद्ध जल का pH कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद आता है आपके MgOH का होल ट्वाइस, देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आ गया आपके सेम टू सेम, इसका होता है 10 pH। तो देखिए 7 से ज्यादा यानी 10 तो क्षारीय होता है सर। फिर आता है NaOH, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है 14। देखिए 14 उधर ही उधर जा रहा है दाईं तरफ, इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रबल क्षारीय, प्रबल यानी बहुत ज्यादा प्रबल क्षारीय। क्लियर है। अब जठररस देखिए आप 1.2 है, यानी कि इधर ही इधर आता है 1.2 तो सर, तो लगभग ये प्रबल अम्ल है। ठीक है ना, जठररस। तो ये आप जरूर इसको याद रखें, यहां से आपके कोई भी क्वेश्चन आराम से इजीली बन सकता है इनमें से। अब और बात करते हैं हम pH की। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर का जो pH होता है, शरीर का pH, हमारे शरीर का pH होता है 7 से 7.8 के मध्य, यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, और रक्त का pH होता है, हमारे रक्त का pH 7.4 होता है। इतना हमें जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें हम, देखिए अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा कब होती है, जब हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी कि सर 0 से 7 और 14, ये सर एक pH स्केल है। इसका मतलब अगर अम्लीय वर्षा यानी अगर pH 5.6 से अगर कम हो जाए, इधर 5.6 मान लीजिए यह है, अगर इससे pH का मान कम हो जाए अम्लीय वर्षा का, तो इसका मतलब उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, वर्षा का मान अगर उसको नापा जाता है pH स्केल पे 5.6 से वैल्यू अगर कम आती है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे उसे, अम्लीय वर्षा। 5.6 ध्यान रखिएगा। अब हमारे दंत क्षार यानी कि हमारे दांत होते हैं, वो कब दंत क्षय कब होने लगता है, कब खराब होने लगते हैं, जब धातु का pH 5.5 से कम हो जाता है। तो देखिए 5.5 से कम होना यानी बाईं तरफ आना, और बाईं तरफ आने पर हमें पता है pH स्केल में बाईं तरफ आने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो 5.5 pH से अगर कम हो गया मान, तो इसका मतलब आप समझ जाए कि हमारे दांतों का क्षय होना जो है शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, साझा करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये कुछ मान हो गए, इंपॉर्टेंट मान हो गए। अब हम देखिए किस किस में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है ना, कौन से स्रोत में कौन सा अम्ल। मैं बिल्कुल ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। सबसे पहला आता है सिरका। देखिए सिरका जो है खट्टे फलों से बनता है। अचार होता है हमारा, अचार भी खट्टा होता है, इसी प्रकार सिरका भी खट्टा होता है, ठीक है ना। तो ये खट्टे फलों से बनाया जाता है। तो सिरके में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। देखिए ऐसे ध्यान रखिए, सिर है, सिर का एक्सीडेंट हो गया है तो सिरका से सिर का एक्सीडेंट, तो देखिए एक्सीडेंट से कहीं मिलता जुलता नाम है, तो एसिटिक अम्ल, ऐसे ध्यान रखेंगे। दूसरा है इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए इमली को देखने पर क्या आता है? लार, और लार से ही ध्यान रखना है टार, तो टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। अब आता है खट्टा दूध या दही। खट्टा दूध या दही में क्या पाया जाता है? देखिए दूध में ऐसे ध्यान रखना है कि दूध के अंदर लट गिर गई। लट जानते हो ना, छोटा मोटा कीड़ा होता है इतना सा लंबा, उसको लट बोलते हैं। तो लट गिर गई तो लट से ध्यान रखोगे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद आता है चींटी का डंक और एक होता है नेटक का डंक। चींटी का डंक, नेटक का डंक, इन दोनों में दोस्तों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल। देखिए मेथेनोइक अम्ल तो आप इससे ऐसे ध्यान रखेंगे कि खेत पर आप मेथी लेने गए, मेथी तो जानते हैं ना, मेथी। तो खेत पे मेथी लेने गए तो चींटियों ने हमें काट लिया, और ज़्यादा काट लिया तो आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि ज़्यादा नाटक मत कर और यहाँ से चुपचाप घर चल, ठीक है। तो इसका मतलब चींटी, नेटक एक पौधा होता है, पौधे के जो छोटे छोटे रोम होते हैं, मतलब पौधे के ऐसे छोटे छोटे कांटे की तरह निकले होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे असहनीय पीड़ा होती है अगर ये अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है। तो नेटक यानी मेथी आप खेत पे लेने गए, चींटियां थी, काट ली, आपका दोस्त चिल्ला रहा है तो आप बोल रहे हो इसे नाटक मत कर, तो नाटक से नेटक ध्यान रह जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों टमाटर। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? टमाटर में ध्यान रखिए ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में ऐसे ध्यान रखना, टमाटर बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारे यहाँ पड़े रह जाते हैं तो उस पर सल पड़ जाते हैं। सल यानी कि वो सल पड़ने का मतलब जैसे बूढ़े लोगों की स्किन हो जाती है ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सल पड़ जाते हैं टमाटर के सल से, ऐसे ध्यान रखो, ये सल देखिए, तो ऑक्सैलिक अम्ल। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू और संतरा। नींबू और संतरा, नींबू और संतरा में दोस्तों ध्यान रखना सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। तो इसको कैसे ध्यान रखोगे? नींबू और संतरा सिटी में मिलता है तो सिट्रिक अम्ल, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपको याद भी हो गया होगा कि सर एसिटिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? सर सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इमली, इमली से लार यानी कि टार्टरिक अम्ल। तीसरा है खट्टा दूध या दही, दूध में लट गिर गई तो लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार से चींटी के डंक और नेटक के डंक, इनमें क्या पाया जाता है? मेथेनोइक। मेथी लेने गए खेत पर तो आपका दोस्त है, उसको चींटियों ने काट लिया, नाटक कर रहा है ज़्यादा, तो नेटक। क्लियर है। अब उसके बाद हम चलते हैं टमाटर पर। तो टमाटर के अंदर मैंने बताया सल पड़ गए तो क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार नींबू और संतरा कहाँ मिलते हैं? सिटी मिलते हैं, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। बिल्कुल सिंपल है। इससे बाहर आपके नहीं आने वाला क्वेश्चन यही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका इतना ही यही सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। आप चाहे तो इसी कहीं पे भी नोट कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अब कुछ मैं नाम लिखा रहा हूं, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, नाम और रासायनिक सूत्र। देखिए सबसे पहला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, देखिए कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे बोलते हैं हम कास्टिक सोडा। इसी प्रकार से एक होता है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, देखिए विरंजक चूर्ण को बोलते हैं CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि रासायनिक सूत्र क्या है, इस प्रकार से। एक आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा विरंजक चूर्ण, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, जहां पर पानी को शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 ये इसका सूत्र है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद आता है आपके जिप्सम। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और दो जो अणु है हमारे वो जल के, ठीक है। इसी प्रकार से आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, है ना। छत पे जो POP कराते हैं हम,
जो हमारे मतलब हड्डी वगैरह अगर टूट जाती है तो हम वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी हम चढ़वाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4। यहाँ पर 2 अणु थे, तो यहाँ पर हमें कर देना आधा, आधा अणु किसका है, जल का है। तो आधे से ध्यान रखना, पेड़ टूट के आधा हो गया तो इसमें आधा आएगा, देखो दोनों सेम है। तो जिप्सम और इसको याद कैसे रखो, पेड़ टूट के आधा हो गया तो आधा हो गया, इसीलिए हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया उसके ऊपर, है ना। पेरिस में जो है इसकी खोज हुई थी सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम पेरिस दिया गया है, ठीक है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर 373 जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके बाद कुछ सूत्र और है, जैसे मैं बता दूं यहाँ पर, बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसके बाद आता है CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब ये कैसे बनता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी मैं आपको चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपको इसके अंदर एक कैसे क्या क्या बनते हैं, कैसे आता है रासायनिक अभिक्रियाएं, कैसे संतुलित की जाती है, सभी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इसका पार्ट 2 जो मैं अगले वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें इनसे जो चीज़ें कैसे बनी है वो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये कहीं एक ओवरव्यू है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और आ जाता है आपका उदासीनीकरण, मैं थोड़ा वो भी समझा देता हूँ आपको। उदासीनीकरण एक अभिक्रिया आती है। उदासीनीकरण क्या होता है कि जब अम्ल एवं क्षार को जब मिलाया जाता है दोस्तों, तो जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण प्लस जल, ठीक है। बस ये हो गई आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और एक और सूत्र आता है आपके सोडियम जिंकेट है Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं कहीं पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि NCERT से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ठीक है। अगर कुछ रह भी गया है तो मैं आपको सेकंड इसके पोर्शन में जो है कंप्लीट करवा दूंगा। इसी के साथ अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा A+ अकेडमी के साथ, धीरज सर के साथ। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।